सभी साथियों को हमारा जोहार। पिछले वीडियो से हम लोगों ने झारखंड के जनजातियों की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना शुरू किया है और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और दूसरी जनजातियों के शासन व्यवस्था को भी देखेंगे। कल हम लोगों ने 3 जनजातियों की शासन व्यवस्था को देखा है, जिसमें से कि आपका पहला था संथाल मांझी परगना शासन व्यवस्था, दूसरा उरांव पढ़ा शासन व्यवस्था, तीसरा मुंडा शासन व्यवस्था। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे हो जनजाति की, जिसके शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। हो जनजाति की मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो कल बात हुआ था शुरुआत में ही कि शासन व्यवस्था चलता कैसे है। तो यहाँ पर जनरली जनजातियों में 2 स्तर, कहीं कहीं 3 स्तर के बोल सकते हैं आपको संस्था, या बोल सकते हैं स्तर, जो कि जहाँ पे वहाँ पे पंचायतें बैठती हैं उस स्तर पर। तो सामान्यतः 2, कहीं कहीं 3 भी आपको देखने को मिला है। तो पंचायत के माध्यम से प्रजातांत्रिक तरीके से सुनवाई हुआ करती थी, जिसमें कि गांव के स्तर पे जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी, और गांव के जो वृद्ध जन हैं, जिनको कि आपको भगदो प्रजा भी कहा गया था, वृद्ध जन, तो उन लोगों की उपस्थिति में मामले की जो भी वाद विवाद है, कोई भी मामला हो, सिर्फ हत्या को छोड़ करके, अगर बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है जैसे कि हत्या, तो अन्य मामलों की सुनवाई शुरुआत में ग्राम पंचायत में ही हुआ करती थी। वहाँ पे मामला अगर सुलट गया, कैसे कि पक्ष विपक्ष यदि उस निर्णय को मानने के लिए सहमत हो गए तब तो ठीक है, नहीं हुए तो अगले स्तर पे जाया जाता था। तो वहाँ पे भी अगर नहीं माने तो अगर तीसरा स्तर है तो वहाँ, नहीं तो फिर दूसरा स्तर वाला जो है उसी को मानना पड़ता था। और यदि नहीं माना गया कि किसी स्तर को मानेंगे ही नहीं, किसी भी स्तर का जो निर्णय है उसका नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो उस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, क्या किया जाएगा उसके साथ। सिंपल है, चूँकि प्रजातांत्रिक था, फांसी वगैरह की तो व्यवस्था था नहीं। यहाँ पर पंचायत में जो हुआ करता था उसमें फांसी का व्यवस्था नहीं था, जेल का व्यवस्था नहीं था। तो बंद कहाँ, क्या करेंगे, ना जेल में बंद कर सकते हैं ना फांसी दे सकते हैं, तो करेंगे क्या। तो यही किया जाता था कि फिर उसे मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना बहुत ही अपमानजनक बात हो जाती है जनजातियों में, जनजातियों का किसी में भी, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम समाज से अलग, सबसे पहला बात तो रह ही नहीं सकते हैं, और अगर रहेंगे तो बिल्कुल ही क्षोभ मन में भर जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यही दंड दिया जाता था कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना है। उसमें 2 कंडीशन, या तो उसे 2 कंडीशन हुआ करता था, या तो उसे गांव से मारपीट के भगा ही दिया जाता था, या किसी भी तरीके से भगा ही दिया जाता था। नहीं तो अगर गांव में रहने भी दिया गया है तो अन्य जो लोग हैं वे क्या करेंगे, उनके साथ संबंध विच्छेद, मतलब को उससे कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं, ना वो किसी के घर जा सकता है ना कोई उसके घर जा सकता है। तो इस टाइप का मतलब बिल्कुल उसको समाज से अलग कर दिया जाता है। अलग थलग कर दिया जाएगा तो फिर वो इंसान ऑटोमेटिकली उसका दिमाग जगह पर आ जाएगा। तो इस टाइप का चला करता था। बहुत ही कुछ कठोर टाइप का सज़ा नहीं हुआ करता था। कठोर में यही हुआ करता था कि समाज से बहिष्कार कर देना, नहीं तो छोटे मोटे अपराध के लिए आर्थिक दंड वगैरह लगा के मामला सुलझा दिया जाता था।
यदि कोई व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसके वापस आने का भी कुछ प्रावधान था। जैसे कि कुछ कल शायद बात भी हुआ था कि यदि किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है तो वापस आने का भी कोई तो रास्ता होगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप का था। जैसे कि कोई अगर वाद विवाद वाला है तो उसको भोज भात वगैरह दंड लिया जाता था कि भाई गांव को खिलाओ, 1 बार, कहीं 2 बार, कहीं 3 बार, कहीं 7 बार। तो इस टाइप का सज़ा दिया जाता था ताकि उसको फिर प्रायश्चित हो सके और उसका समाज में पुनः वापसी हो सके और फिर से वो समाज में एक आम जन की तरह रह सके। अगर कुछ विवाह वाला मामला है, कुछ अन्य जैसे बलात्कार वाला मामला है तो उस सबके अलग टाइप का था। उसमें भी दंड तो दिया जाता था, साथ में शुद्धिकरण वगैरह हुआ था। जैसे अवैध संतान वाला पे बात हुआ था। तो इस टाइप से पूरा समाज में शासन व्यवस्था चला करता था। तो वही फॉर्मेट में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ इसलिए शुरुआत में चर्चा हो गया कि फिर से आपके दिमाग में वो सारा चीज़ आ जाए कि शासन व्यवस्था चलता कैसे है। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाकर के अवश्य देख लें। उस पर और भी आराम से बात हुआ है, थोड़ा विस्तार से बात हुआ है। तो चलिए हम लोग आते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। तो इसमें भी आ जाइए। हम लोग देखते थे प्रत्येक स्तर पे। तो सबसे पहले गांव, तो गांव के स्तर पे भी 2 हुआ करता था। एक हम लोग पढ़ते थे क्या, प्रशासनिक प्लस न्यायिक। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार थे मुंडा के पास। और मुंडा का एक ये हो गया, मतलब क्या, गांव का ये, इसे प्रधान कह लीजिए, मुखिया कह लीजिए, जो कह लीजिए, ये हुआ करता था और इसे मुंडा कहा जाता है। इसके सहयोगी के तौर पर हुआ करता था डाकुआ। जैसे कि कल वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे गोड़ाइत, संदेशवाहक। तो ये इसमें अलग से नहीं है, संदेशवाहक भी यही है, इसका सहायक भी यही है। इसको कह लीजिए आप संदेशवाहक है ये, और उसका मुंडा का सहायक भी है। यदि गांव में कोई मीटिंग है या फिर किसी पक्ष विपक्ष के वाद विवाद की सुनवाई है तो उसकी सूचना डाकुआ गांव वालों को देगा। गांव वालों के साथ साथ अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको भी देगा और सभी को सूचित करेगा कि इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर इसके लिए प्रधान जी ने, मुंडा ने बैठक बुलाई है और अब आप सभी को इसमें शरीक होना है। अब बात करते हैं धार्मिक प्रमुख अलग हुआ करते थे। ये हो गया आपके मुंडा और डाकुआ। धार्मिक में आ गया आपका प्रमुख। इसका जो प्रमुख था, जैसे सभी बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, कहीं पाहन है, कहीं बैगा था। तो यहाँ पे क्या है, देवरी। और देवरी का एक सहायक होता था, इसे कहते थे यात्रा देवरी। देखिए पैटर्न लगभग सभी जनजातियों में सेम ही है। इसमें भी बेसिकली वही डिफरेंस था। ये तो इसका सहायक था ही, लेकिन इसके अलावा जैसे ये गांव के अंदर जो देवी देवता हैं, पूजा पाठ जो करना है, ये सब काम देवरी करेगा। उसकी अनुपस्थिति में यात्रा देवरी करेगा। लेकिन विशेष तौर पर जो इसको काम सौंपा गया था ये यात्रा देवरी को, वो गांव का जो बोलते हैं ना सीमांत क्षेत्र, कल इस पे बात हुआ भी था कि वहाँ पे जो देवी देवता प्रतिस्थापित किए जाते हैं गांव की सुरक्षा के लिए, उनकी पूजा पाठ करना, उनको प्रसन्न करना, इसका काम हुआ करता था। इन सब के अलावा गांव का जो बैठक है उसमें कुछ वृद्धजन, सभी देखिएगा जितना भी पंचायत जनजातीय शासन व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग, सभी में देख रहे हैं कि वृद्धजन की भूमिका सभी में है। सभी जनजाति में वृद्धजन को रखा जाता था ताकि जो भी निर्णय लिया जाए वह सभी के सहमति से हो। और चूंकि गांव के वृद्धजन है तो इनको लंबा अनुभव भी है, तो वे बताएं कि इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। मुंडा तो अधिकारी है, अधिकार इसी के पास है, लेकिन ये सभी की सहमति से
काम करता था। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया पहला स्तर। अगर मामला यहाँ नहीं सुलझ पाया तो क्या होता था, इसके उस ऊपर स्तर पर फिर वही 5, 7, 12, 20, 22, 36, 84 कितना भी गांव, इस हिसाब से ये पीर बना करता था। पीर जैसे और जगह आप लोग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, पढ़ा कहीं परगना, तो ये इसे वो जो समूह है था वही 5 गांव, 7 गांव, 12 गांव, 20 गांव, 22 गांव, इस टाइप का अलग अलग कंडीशन वाइज, अलग अलग क्षेत्र वाइज गांव का जो समूह था उसे अलग अलग नाम से सभी जगह बुलाया जा रहा है। कहीं परगना बोल रहे हैं, कहीं पढ़ा बोल रहे हैं, अभी पीर बोल रहे हैं। तो इसके जो प्रमुख होंगे उसे कहा जाता है मानकी। जैसे यहाँ पे गांव का प्रमुख है मुंडा, ये है मानकी। और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति काम करता था तहसीलदार, जो कि इसका सहायक है, निर्णय में इसकी सहायता करना या फिर इसका जो भी होगा बैठक वगैरह। जैसे कि मान के चलिए कोई मामला मुंडा लेकर के गया मानकी के पास, तो मानकी भाई पक्ष विपक्ष अन्य लोगों को तो बुलाया जाएगा, तो वो कौन बुलाएगा, तो वो तहसीलदार के माध्यम से सभी व्यक्ति को सूचना देगा कि इतने तारीख को यहाँ पर इस विषय में, इस बात के विषय में बैठक है, तो आप सभी को यहाँ पर आना है। मानकी यहाँ पे मामला सुलझ गया तो ठीक है, और नहीं तो फाइनली एक क्या होता था, 3 मानकी, एक समूह करता था इन लोगों का 3 मानकी। मतलब ये तो लगभग जो कह लीजिए जितना भी 5, 7, 12 आदि गांव का 1 मानकी, तो उसी तरह 3 मानकी मिल करके एक समूह होता था आसपास के क्षेत्रों का, कि अगर यहाँ पे भी मामला नहीं सुलझ पाता है तो फाइनली एक इसे सुलझाएंगे, और नहीं तो फिर वही बहिष्कार, लास्ट ऑप्शन। अगर नहीं मानेगा तो वही ऑप्शन है फिर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था चला करता था। इसे पहले मान्यता भी दी गई है, हो लोगों के द्वारा है कोल्हान क्षेत्र में। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे काफ़ी विद्रोह भी हुआ है, जिसके कारण कि इसे मान्यता भी दी गई है। विल्किंसन रूल भी स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए लाया गया था, उसके अंतर्गत भी ये सब सारा कुछ प्रावधान है कि इनका जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, इसे मान्यता के तौर पर दिया गया है कि भाई ये वैलिड है, इनके स्वशासन से छेड़छाड़ ना किया जाए। वो भी क्षेत्र है ब्रिटिश के अंतर्गत ही, लेकिन वो विशेष क्षेत्र में है, इस टाइप का था प्रावधान। हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे 3-4 क्लास के बाद। आज ये वीडियो वाला लास्ट क्लास होगा, अब होगा होली के बाद। तब तक आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो वीडियो क्लास मिलेगा। इसके आगे जो हम लोग अन्य जनजातियाँ भी देखेंगे, सभी जनजातियों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे जो मुख्य हैं। टोटल तो 32 है, तो 32 तो हम लोग टोटल देख नहीं सकते हैं, इसमें आपको 6 देख लेंगे, इधर 5 ही होगा, और बाद बाकी कुछ और हम लोग देख लेंगे, जिससे कि सामान्यतः प्रश्न पूछने जाने की संभावना अधिक है। तो उन सबको हम लोग देखेंगे, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर वाला जो वीडियो आएगा आपका कल से, वो मिलेगा, तो आप लोग उस पर देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये जो ख़त्म हो जाएगा शासन व्यवस्था, तब हम लोग CNT SPT पे खुद पढ़ेंगे और उसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ आप लोग देख चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगले शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की, जो कि आपके सिलेबस में है। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, इसको आपको ढोकलो भी लिख देता है।
तो चलिए इसमें आते हैं। शासन का पैटर्न तो वही होगा। सबसे पहले आप आ जाइए गांव। गांव में भी फिर उसी तरह क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। प्रशासनिक प्लस न्यायिक, और इधर आ जाएगा आपका धार्मिक। इसके अलावा और आएगा एक, दो, इसमें दो और आएंगे। अभी देखना है। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार जो गांव के प्रमुख होगा, मतलब गांव का जो प्रमुख कहलाएगा, प्रधान कह लीजिए, मुखिया, उसे कहा जाता था महतो। इसके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होते थे। कोई भी वाद विवाद को सुलझाना इसके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता था। और महतो के दो सहायक हुआ करते थे इसमें। एक को कहा जाता था नेगी, ये इसका सहायक था, और ये भी एक सहायक ही था, लेकिन इसका अलग काम था। एक क्या था, इसको बोला जाता था गंडा। ये था आपका संदेशवाहक। महतो के दो सहायक नेगी और गंडा। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार इसके पास। इसके बाद आ जाइए धार्मिक प्रमुख होता था पाहन, उसे पाहन ही कहा जाता था, या फिर कालो, पाहन या कालो, ये इस नाम से इसे बुलाया जाता है। धार्मिक अधिकार सारे इसके पास हैं। यदि कोई धार्मिक मुद्दा, जैसे जो भी अभी तक शासन व्यवस्था हम लोग पढ़े हैं, सभी में देखते होंगे धार्मिक प्रधान अलग हुआ करते थे। तो धार्मिक मामला कोई भी होगा, इस पे पहले ही बात हुआ है कि धार्मिक मुद्दा अगर कुछ भी होगा तो उस पे निर्णय, मतलब जो होता है कि इस पे क्या किया जाना चाहिए, वो डिसीजन धार्मिक प्रधान का ही होगा। इसके अलावा एक और व्यक्ति इसमें हुआ करते थे, जिसे बोला जाता था करटाहा। इसका काम था शुद्धिकरण करना, कि कोई अगर अशुद्ध हो गया है गांव में। अशुद्ध किस प्रकार से होता था, कंडीशन पे बात हुआ है। यदि कोई गोत्र में ही शादी कर ले, दूसरे जनजाति में शादी कर ले, गैर जनजाति से शादी कर ले, या फिर अवैध संतान की उत्पत्ति हो जाए, तो उस प्रकार से अशुद्ध माना जाता था और फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता था। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। फिर है आपका एक वृद्धजन, वही जिस सब में है वृद्धजन की भूमिका। इसमें भी है कि गांव का जो शासन व्यवस्था है उसमें वृद्धजन की भूमिका होगी। उनसे भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। इसके बाद इसका ऊपर स्तर है, ऊपरी स्तर, जिसको बोल सकते हैं हम लोग डोकलो या ढोकलो कह लीजिए, डोकलो। और इसके जो प्रमुख होते थे, डोकलो के प्रमुख, उसको कहा जाता था डोकलो सोहोर। ये प्रमुख, जैसे गांव के प्रमुख महतो, उसी तरह डोकलो के प्रमुख डोकलो सोहोर। और इसके अंतर्गत 3 व्यक्ति काम करते थे, जिसमें से कि एक को दीवान या फिर देवान कहा जाता था। एक था आपका लिखाकड़, और एक था आपका तिंजौकड़। ये तीनों अधिकारी इसके अंतर्गत काम करते थे। मामला यहाँ से नहीं सुलझा तो यहाँ सुलझ जाएगा, यहाँ नहीं सुलझा तो बहिष्कार, समाज से उसका बहिष्कृत उसको कर दिया जाएगा। उसके बाद वो आ जाएगा रास्ते पे। तो ये हो गया आपका प्राथमिक स्तर, ये हो गया इसका उच्च स्तर। इन दोनों के बीच में एक चीज और था, इन दोनों के बीच में एक स्तर था, इसको खूंट बोलते थे, खूंट। इसमें क्या होता था कि आसपास के गांव के 7 गांव 11 गांव इस टाइप करा करता था। उस गांव के जितने भी करटाहा थे, करटाहा,
उसका एक समूह होता था खूट, और उसमें उस इतने गांव के सभी करटाहा भाग लेते थे और उसमें से एक को प्रमुख चुना जाता था, जो कि डोकलो, ये जो इनका पंचायत मतलब बोल सकते हैं ऊपरी स्तर का जो ऊपरी जो स्तर है इसका संचालन यही लोग करते थे, जो करटाहा हुआ करते थे उन गांवों के, उनमें से एक प्रमुख चुना जाता था और वे फिर डोकलो का संचालन करेंगे और उसमें फिर डोकलो सोहर चुना जाएगा और इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगा। तो यहाँ तक आपका हो गया डोकलो सोहर शासन व्यवस्था भी हो गया समाप्त। अभी तक हम लोग 5 जनजातियों की शासन व्यवस्था देख लिए हैं। आपके सिलेबस में एक और है नागवंशी शासन व्यवस्था, तो चलिए इस पे बात करते हैं। उससे पहले आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं उस पर। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था। इसमें देखिए क्या है, नागवंशी आप लोग पिछला क्लास किए होंगे, नागवंश की स्थापना, जो इस बैच के शुरुआती क्लास पहला दूसरा तीसरा क्लास होगा वो, तो तीसरा क्लास में नागवंश की स्थापना के बारे में पूरा कहानी बताया गया है। तो वहाँ अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तब चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से कि इसमें क्या था। नागवंशी शासन व्यवस्था में नागवंश यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो किसको रिप्लेस करके हुआ? मुंडा और राजवंश। मदरा मुंडा इनको गोद ले लिए थे, तो उसके बाद जो इनका राज्याभिषेक बोल सकते हैं, मतलब ये गद्दी पे जब ये बैठे मदरा मुंडा के बाद, तो कोई युद्ध करके तो जीते नहीं थे। सभी की सहमति से जितने भी मुंडा थे, मानकी थे, सभी इनको राजा चुन लिए थे। तो अलग से इनके जनजातीय शासन व्यवस्था कुछ अलग से है नहीं, वही शासन व्यवस्था सारा कुछ इनके राज्य में चलता रहा, जो मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ परिवर्तित हुआ, जो सिर्फ नाम जो इन्होंने परिवर्तित किया, जैसे कि जो पढ़ा था, पढ़ा का नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया पट्टी। एक परिवर्तन सिर्फ उससे अलग ये देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है कि जो मानकी थे, पढ़ा के प्रमुख, इनका नाम परिवर्तित करके ये कर दिए भुईहर। बस पढ़ा के प्रमुख थे ये मानकी, इनका नाम परिवर्तित करके कर दिया भुईहर। बस इतना ही इनका डिफरेंस है। इनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत पिछले साल का जो आप सिलेबस भी क्वेश्चन देखेंगे 2016 वाला 6ठी जीपीएससी, तो उसमें भी चूँकि एक ही एग्ज़ाम हुआ है इस सिलेबस पे, तो उस पर भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। वो शासन व्यवस्था से है या इतिहास से है पता नहीं चल पाया। क्वेश्चन था कि नागवंशी शासन मतलब ये दुर्जन साल के समय में मुगल से कितने रुपए लगान पे समझौता हुआ था। जहांगीर जिन्होंने दुर्जन साल को कैद किया था ग्वालियर में 12 साल, उनको मुक्त किया गया, वे वापस आए, तो उन दोनों के बीच कितने रुपए वार्षिक जो था लगान कि हाँ भाई इतना रुपए हम चुकाएंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके शासन करिए, इतना रुपए आप देते रहिएगा। तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ये है कि शुरुआती चरण में
ये जो थे, किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी वैसा कर वाला सिस्टम नहीं था, जो है ना कि टैक्स लिया जा रहा है, कर नहीं, कर वगैरह नहीं लिया जाता था। कुछ भूमि उनके लिए विशेष तौर पर दिया जाता था, जितने भी पदाधिकारी थे। बाद में जब मुगल कि यहाँ एंट्री हुई, चाहे हम लोग जान रहे हैं, इतिहास में आप पढ़े भी हैं, बहुत सारा चीज़ भी बताया गया आप लोगों को, आप लोग वो सब वीडियो देखिए, सारा इतिहास क्लियर हो जाएगा। तो उस समय में क्या था कि यहाँ के जितने भी राजा थे, चाहे वे नागवंशी शासक हो या फिर कोई अन्य शासक हो, किसी भी वंश के, तो कोई भी किसी को कर वगैरह नहीं चुकाया करते थे। जनरली जब दबाव पड़ता था, प्रेशर अधिक हो गया, कोई आ गया यहाँ पे आके धमक गया यहाँ, तब क्या किया जाए भाई, तो ये लोग कुछ कुछ दे के उपहार वगैरह देते थे। भाई हमारे यहाँ तो हीरा तो खूब था ही, अभी भी है कोयला के रूप में। तो उस समय में जो असली हीरा था वो वाला भी मिला करता था, तो जो आया उसको इतना दे दिया, वो खुश कि वाह मेरा तो नहीं बोलते लाइफ सेटल हो गया, वो निकल लेता था। तो इसी तरीके से चूंकि हमारे पास था ये सब, तो इस तरह भगाते रहते थे। तो बहुत दिनों तक ये क्या हुआ, कर वगैरह का सिस्टम नहीं था। बाद में जब मुगल वंश का जो दबाव बढ़ा, तब फिर यहाँ पे थोड़ा रेगुलर हुआ। लेकिन उसके बाद सब हम लोग जानते हैं कि मुगल काल जैसे ही ख़त्म हुआ, शासन डगमगाने लगा, उन लोग का अस्थिरता आया, वहाँ पर फिर से लगान देना बंद। फिर अंग्रेज़ों का प्रवेश हो जाता है, तो अंग्रेज भी यहाँ पर दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। बावजूद इसके झारखंड क्षेत्र से उन्हें रेगुलर लगान नहीं मिलते रहता है। उसके बाद फिर जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाता है 1793 ईस्वी में, तब इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, इस क्षेत्र को भी उसी में डाल दिया जाता है। और अब लगान लेना सभी राजाओं के लिए अनिवार्य हो गया था। तो अनिवार्य हो गया तो अब क्या करेंगे, तो यही राजा मानकियों के माध्यम से, मानकी कह लीजिए, पढ़ा राजा कह लीजिए, उनको बुलाया करते थे। वो क्या करते थे, वो गांव के जो प्रमुख हैं, जिन्हें अब जो अलग अलग जनजाति में देख लिया हम लोग अलग, या तो वो मांझी हैं, मुंडा हैं, या महतो कह लीजिए, जो भी आप कह रहे हैं, उसके माध्यम से गांव का लगान वसूला किया मतलब करते थे। तो काम था कि गांव से जो लगान है उससे वसूल करके महतो, मुंडा, मांझी जो भी हैं वो पहुंचा देंगे अपने मानकी या पढ़ा राजा के पास, या भूइहार के पास, या जो भी कह लीजिए। तो डोकलो शहर उनके पास पहुंचा दिए, वो क्या करते थे, वो राजा के पास पहुंचा दिए। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलता था। आप लोग कुछ लोग कमेंट किए कि भाई इसमें कौन सा वंशानुगत पद था, कौन सा क्या था। तो उसके बारे में ये है कि शुरुआती चरण में प्रजातांत्रिक व्यवस्था इसलिए न कहा गया था, प्रजातांत्रिक, जिसमें कि लोग क्या है, प्रजातांत्रिक कह लीजिए, लोकतांत्रिक कह लीजिए, कि जिसमें लोग चुने। अगर वंशवाद चलने लगे तब तो फिर वो क्या हो गया, वो स्वराजतंत्र हो गया। हुआ खराबी यही, शुरुआती चरण में क्या हुआ कि जैसे कि सभी लोग को चुना गया कि हाँ भाई गांव में जब गांव बसना स्टार्ट होता था तो क्या होता था कि भाई गांव में क्या 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 जरूरत है, ये सब सारा चीज़ जरूरत है। तो अब इन सब लोगों को किसी किसी को चुना जाए कि हाँ भाई जो ज़्यादा समझदार है उसको बना दिया जाए गांव का प्रधान, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार, हाँ कि ये समझदार व्यक्ति है, इसे बना दिया जाए। चुना गया गांव के माध्यम से, गांव की मतलब बहुमत से, आम लोगों की सहमति से कि हाँ भाई इसे बना दिया जाए। चुनाव वाला तो सिस्टम था नहीं। इसमें भी कोई जो ज़्यादा धार्मिक होंगे उसे पाहन का रूप दिया गया कि वो भाई पाहन होंगे, पुजार होंगे, इस टाइप का। और कुछ कुछ धीरे धीरे, ये बेसिकली तो यही था। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होते गया, पद बनाते जाया गया। और उसके बाद एक चीज़ ये खराबी आ गया कि शुरुआत में तो ये लोकतांत्रिक होता था, लेकिन बाद में ये पद आम तौर पर वंशानुगत हो गए। लगभग सभी, कुछ पद पर अभी भी चुनाव होते हैं, प्रत्येक कभी कहीं 3 वर्ष पे होता है, कहीं वर्ष पे होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको सेट में दिया गया है,
तो आप उसमें आइए, उसमें बनाइए सेट को वगैरह को, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब है कि कुछ अभी ओवरऑल आप लोगों को सिर्फ समझाया जा रहा है इस वीडियो में कि कहाँ पे आपके क्या क्या ये कैसे डेवलप हुआ। तो ये क्या हो गया, उसके बाद फिर ये वंशानुगत हो गए सामान्यतः। लेकिन इसमें अच्छा बात ये था कि वंशानुगत तो हो गए, लेकिन यदि वो योग्य नहीं है, अगला जो पीढ़ी है वो उस पद के योग्य नहीं है, तो उसे हटाने का भी प्रावधान है कि बहुमत से लोग उसे हटा देंगे और उसके स्थान पर किसी दूसरे को प्रधान या पाहन या कुछ भी नया किसी को भी बनाया जा सकता है। आमतौर पर जो चुनाव हुआ करते थे, वो जो ऊपर वाला 3-3 वर्ष हुआ करता था ना, ये ऊपर वाला पढ़ा पे जो हुआ करता था, पढ़ा राजा डोकलो सोहर, तो ये सब पे आमतौर पर 3-3 वर्ष पर चुनाव किया जाता था। उरांव जनजाति में जैसे पाहन का भी 3 वर्ष पे चुनाव किया जाता था। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। इसके अलावा जैसे कि कुछ भूमि वाला भी आप लोग प्रश्न पूछेंगे, भूमि दिया जाता था, तो भूमि जितने भी अधिकारी हैं उनको वेतन तो नहीं दिया जाता था, तो वेतन के बदले कुछ भूमि इन्हें दिया जाता था कि वेतन के तौर पर, जिसपे कि विशेष इनका अधिकार हुआ करता था। बाद के जब कर वगैरह का भी स्टार्ट हो गया तो वो कर मुक्त भूमि के अंतर्गत आते थे। जैसे कि मान लीजिए महतो का भूमि है तो महत्वाइन, पाहन का तो पहनाइन भूमि, महतो का महत्वाई भूमि, ठीक है। तो महत्वाई और पहनाई भूमि इस टाइप का सबका, बैगा का मिला है तो उसका अलग, कोटवार को मिला है तो उसका अलग। सिर्फ ये जो वृद्ध जन हुआ करते थे, भगदो प्रजा, उनके लिए ये जमीन वाला व्यवस्था नहीं था और ये वंशानुगत भी तो नहीं थे, ये होता करते थे गांव के वृद्ध जन। बाद बाकी जितने पद हैं वो सामान्यतः शुरुआत में तो लोकतांत्रिक मतलब चुने हुए थे, बाद में वो धीरे धीरे वंशानुगत हो गए, लेकिन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है यदि उसका उत्तराधिकारी योग्य नहीं है तब। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को ये शासन व्यवस्था समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अन्य जनजातियां हैं, जो छोटे छोटे जिन पे हैं, कि वहाँ से भी प्रश्न कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि अन्य जातीय शासन व्यवस्था भी दिया गया है। तो चलिए उस पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो झारखंड की सर्वप्राचीन जनजाति है, आदिम जनजाति भी कह लीजिए, जो कि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इनका भी क्या होता था कि इनका शासन व्यवस्था कैसे चलता है, तो अन्य जातियों में जो शासन व्यवस्था चलता है उसी टाइप का चलेगा। लेकिन क्या है, किसी में ये सब का जनसंख्या बिल्कुल घटता गया है, ठीक है। बहुत दूर दूर कुल मिला करके देखे तो पूरा जनसंख्या ये 5,000 10,000, तो उस तरह में कैसे होगा, तो बहुत बड़ा विस्तृत रूप तो नहीं होता था। तो इन लोग का गांव में अपने स्तर पर एक बोल सकते हैं, यही एक इसका प्रशासनिक या प्रशासनिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यही संस्था है। इसमें दो कह लीजिए, मतलब वही प्रशासनिक और न्यायिक, प्रशासनिक प्लस न्यायिक, और इधर धार्मिक। प्रशासनिक में महतो, गांव का प्रमुख जो रहता है वो महतो कहलाता है, प्रमुख, प्रधान, मुखिया जो कह लीजिए। और इसका सहायक होता है गोड़ाइत। गोड़ाइत मतलब समझ गए होंगे, वही इसका सहायक और संदेशवाहक, सभी तक पहुंचाना, मीटिंग वगैरह का सूचना देना। और इसकी प्रधानता कौन करेंगे, महतो। धार्मिक प्रधान बैगा, इनका जो धार्मिक प्रधान है वो बैगा कहलाता है, और इसका सहयोगी कहलाता है पुजार। और बैठक में वही वृद्धजन शामिल होंगे ही, बाद बाकी सारा सिस्टम वही है। तो इनके चूँकि ये बहुत ही अब मतलब जनसंख्या इनकी कम है, विलुप्ति के कगार पर है, संख्या अधिक है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इनका जो संस्था है वो डेवलप भी नहीं कर पाया है, बस गांव के स्तर पे ही सिमट के रह गया है। तो गांव में जो होगा वो प्रशासनिक प्रमुख महतो, इनके सहयोगी गोड़ाइत, और धार्मिक प्रमुख बैगा, और इनके सहयोगी पुजार। एक छोटा सा और देख लेते हैं आज, और फिर उसके बाद आज का क्लास यहीं बंद। एक और जनजाति बिरहोर, ये तो घुमंतू जनजाति है,
झारखंड की ये घुमंतू जनजाति कही जाती है। तो इन पे क्या होगा, वैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो पाएगा, क्योंकि ये तो घूमते हैं, अभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो गांव तो प्रॉपरली बस ही नहीं पाता है। जहाँ पे यहाँ ये लोग रह गए कुछ दिन, वही इनका गांव, फिर आगे बढ़ गए अगला गांव। तो चूंकि घुमंतू जनजाति है तो ऐसा भी नहीं है 15-15 दिन 20-20 दिन पे ये घूमते रहते हैं थोड़े समय अंतराल पर। तो ये क्या होगा, बिरहोर है तो इनका भी वही गांव के स्तर पर, गांव कह लीजिए, या फिर इनका गांव टंडा कहलाता है। तो ये हो गए, इनमें कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं, प्रशासनिक कह लीजिए प्लस न्यायिक प्लस में धार्मिक, तीनों तरह के जो प्रमुख हैं वो एक ही व्यक्ति है और उसे कहा जाता है नाया या नाये। ये इनका प्रमुख कहलाता है, नाया या नाये। वो तीनों प्रमुख है, वो प्रशासनिक प्रमुख भी है, न्यायिक प्रमुख भी है, धार्मिक प्रमुख भी है। और इसके अंतर्गत इनका मतलब एक सहायक है इसका नाये का, जिसे कि कोतवार या दिगवार ये कहा जाता है। जिसका एक सहायक होता है ये कोतवार या दिगवार कहा जाता है। तो असुर में देख लिए हम लोग, गांव में प्रशासनिक प्रमुख महतो और इसका सहायक गोड़ाई, धार्मिक प्रमुख बैगा और इसका सहायक पुजार। बिरहोर में गांव या फिर इस गांव को ही टंडा कहता है, इसमें प्रशासनिक, धार्मिक, न्यायिक तीनों प्रमुख नाया या नाये है और इसका सहायक कोतवार या दिगवार कहा जाता है। शासन व्यवस्था का पैटर्न वही है, कोई भी मामला होगा गांव में आएगा, नाये कुछ वृद्ध जनों की सहायता से, जो 4-5 वृद्ध जो लोग हैं उनको बैठक में शामिल करेगा और मामले की सुनवाई करके उसका निर्णय कर देगा। इसमें भी वही चीज़। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अब आप लोग को इस टाइप का मतलब कल से आप लोग का जो वीडियो से क्लास चलेगा वो स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, ये जनजाति वाला जो है उसी पे कंप्लीट होगा। और अब होली के बाद जब रिटर्न होंगे तो उसके बाद आप लोगों का CNT SPT स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आराम से आप लोग तैयार रहिए, कुछ CNT SPT पढ़ सकते हैं तो उसे पढ़िए ताकि आप लोगों को उस समय बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।